2024 का दिसंबर एक ऐसा महीना था जिसमें किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर के पिछवाड़े में दम नहीं था जो पुष्पा से सीधा भिड़ सके। फिर एक ऐसी फिल्म आती है जिसने आते ही सबके दिलो दिमाग, किडनी सबसे हार्ट अटैक करवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ मार्को, जिसे एक्टर एंड प्रोड्यूसर इसे केरला की सबसे ब्रूटल फिल्म समझ रहे थे, वो देखते ही देखते पूरे इंडिया की ब्रूटल फिल्म बन जाती है। सिर्फ 30 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को अब 500 से भी ज्यादा स्क्रीन मिल चुकी है। डेवी जॉन, जिसे अपनी एटली ने प्रोड्यूस किया होता है, उसे थिएटर ओनर लात मार के बाहर निकाल देते हैं और मार्को को सीधा अंदर डाल दिया जाता है। थिएटर ओनर का ये मानना है हॉलीडे पर ये मूवी है जो उनका फायदा करा सकती है। उन्नी मुकुंदन, जो इस फिल्म के एक्टर और को प्रोड्यूसर भी है, उनकी ये फिल्म मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है और जल्द ही ये मूवी को गल्फ कंट्री में रिलीज करने का प्लान है। आखिर कौन है उन्नी मुकुंदन, जो केरला से होकर इतनी अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, और मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया, इन सब की जानकारी देगा आपका अपना ऋतिक। आखिर कौन है उन्नी मुकुंदन? एक असिस्टेंट डायरेक्टर, द विलन, हीरो, सिंगर, लिरिसिस्ट और आज एक प्रोड्यूसर। टैलेंट से भरे उन्नी मुकुंदन मलयाली फैमिली में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनकी स्कूलिंग अहमदाबाद, गुजरात के प्रगति हायर स्कूल से हुई और यही वजह है जितनी उनकी मलयाली अच्छी है उतनी उनकी हिंदी और गुजराती। इसके बाद उन्नी वापस केरला जाते हैं और ज्वाइन करते हैं लिटरेचर एंड जर्नलिज्म कोर्स। उन्नी की माँ चाहती थी बेटा इंडियन आर्म फोर्स की तरफ चले जाए, लेकिन उन्नी 17-18 की एज में लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में चले जाते हैं और उसी एज में उन्होंने 30-40 पोयम और 4 स्क्रिप्ट भी लिख डाली। उन्नी कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो तो फिल्म मेकर बनना चाहते थे। तभी उन्होंने कुछ मलयाली फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। फिर इनको जैसी भी अपॉर्चुनिटीज मिली ये करते गए, कभी विलन, कभी सिंगर, कभी लिरिसिस्ट एंड फाइनल अब प्रोड्यूसर। 2012 में इन्होंने बॉम्बे मार्क जैसी फिल्मों में ममूटी सर के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। तो वही मल्लू सिंह जैसी फिल्म से इन्हें केरला में पहचान मिली जो 100 दिन तक थिएटर में चली। उसके बाद उन्नी मलयालम सिनेमा से निकल के तेलुगु में काम किया, जहां उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ जनता के राज में साथ में स्क्रीन शेयर किया एंड 2017 में आचार्यन मूवी में एज अ लिरिसिस्ट एंड सिंगर का भी काम किया। फिर 2021 में उन्नी की ऐसी फिल्म भी आती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई और वो फिल्म थी मैं पार्टियन। इस फिल्म की वजह से उन्नी को आरएसएस का एजेंट और हिंदू टेररिज्म का टैग भी मिला। बात कुछ ऐसी थी, मूवी में आरएसएस की सेवा भारती का एम्बुलेंस दिखाया गया था और कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम थी फिल्म में हीरो हिंदू क्यों है एंड फिल्म में हनुमान जी की प्रतिमा को क्यों दिखाई गई है। देखो, केरला में ऐसी भी गवर्नमेंट है जो सिनेमा को जैसे चाहे वैसे दिखाती है, लेकिन फिर भी यह फिल्म हिट साबित होती है और इस फिल्म के डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। उन्नी पर यह भी एलिगेशन लगता है उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिटिकल पैसे मिले थे। उन्नी फिर बाद में बताते हैं उन्हें इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था। अगर ये फिल्म पिट जाती तो ये कभी भी कोई फिल्म नहीं बना पाते। उन्नी मुकुंदन का चाइल्डहुड गुजरात में गुजरा, जिसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर भी हुआ और उन्होंने अपने कल्चर को हमेशा फिल्मों के माध्यम से दिखाया एंड बिना डरे हमेशा अपनी बात रखी, चाहे केरला फाइल जैसी मूवी को सपोर्ट करना हो। आप तो समझ गए होंगे उन्नी मुकुंदन कौन है। अब बात करते हैं मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया और ये मूवी कैसे बनी और जानते हैं रीजन इस मूवी के सक्सेस होने का। 2024 में मलयालम सिनेमा ने काफी क्वालिटी कंटेंट मूवी दिया है लोगों को, जैसे आवेशम, मंजुवन बॉयज, गॉड लाइफ, ब्रह्मयुगम। ये सब देख के लोगों को मलयालम सिनेमा ने दिखा दिया था हमें क्वालिटी कंटेंट मूवी बनाने के लिए बिग बजट नहीं चाहिए। 2024 में जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है वो है मलयालम सिनेमा। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि 30-40 करोड़ में एक अच्छी मूवी कैसे बनाते हैं ये भी बताया। जहाँ फहद फाजिल को लोग पुष्पा से जानते थे, वहीं हमारे सुकुमार को भी पब्लिक जानती थी एंड सलार में भी ये दिखाई पड़े थे। लेकिन मार्को के केस में ऐसा नहीं था। मार्को मूवी में जितने भी कैरेक्टर थे ये सारे हिंदी बेल्ट के लिए नए फेस थे, फिर भी हिंदी ऑडियंस ने मार्को को खुल के प्यार दिया। मार्को के हिंदी बेल्ट में तबाही मचाने का रीजन एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल सिनेमा। एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा को ब्रूटैलिटी से लोगों को दूर रखा जाता था एंड सिचुएशन ऐसी थी कि शोले जैसी फिल्म में हाथ काटने पर भी ठाकुर साहब के शरीर से एक बूंद भी खून तक नहीं दिखाया गया, क्योंकि मेकर्स उस टाइम पे सिर्फ फैमिली ऑडियंस के लिए मूवी बनाते थे एंड इसलिए मेकर्स ब्रूटैलिटी को नहीं दिखाते थे। स्मिथ को सबसे पहले राम गोपाल वर्मा ने तोड़ा 2010 की रक्त चरित से। राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से इस मूवी में ब्रूटैलिटी को दिखाई काबिल तारीफ है। इसके बाद ऑडियंस ने हॉलीवुड का स्वाद चखा, जिसमें उन्होंने टर्मिनेटर, रॉन्ग टर्न, रेड, रैम्बो जैसी मूवी देखी। तब उन्हें समझ में आया ब्रूटैलिटी इसे कहते हैं और इसका भी कोई जॉनर होता है जो कि इंडिया में उस टाइम पे मिसिंग था। इसके बाद केजीएफ एंड पुष्पा जैसी मूवी ने ब्रूटैलिटी ऑडियंस को अच्छे से परोस के दिया। फिर संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर ने एनिमल जैसी मूवी लाकर असली ब्रूटैलिटी फिल्म का मतलब बताया। जब पैंडेमिक आया था तब लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट दबा के खाया, जिसकी वजह से पब्लिक ने बिग स्टार, बिग प्रोडक्शन से ज्यादा सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट को देखा। एक समय था जब लोग बिग स्टार एंड बिग प्रोडक्शन के नाम पर
पर फिल्में देखने जाते थे। लेकिन जमाना बदलता है बाबू भाई। ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपको मार्को मूवी के बारे में पता चला होगा, भाई दमदार एक्शन है और ब्रुटैलिटी तो इससे पहले इंडियन मूवी में देखा नहीं होगा, तो क्या आप ये सर्च करने बैठ गए थे इसका डायरेक्टर कौन है, किस प्रोडक्शन ने बनाया है, एक्टर कौन है, बड़ा एक्टर है या छोटा एक्टर? नहीं ना, आपने झट से टिकट बुक की होगी और झट से मूवी देख ली होगी। अपनी हिंदी ऑडियंस तो मार्को के हीरो तक को नहीं जानती थी, तो बाकी स्टार कास्ट की तो बात ही छोड़ दो। अब जिस तरह से लोगों ने मार्को जैसी हर मूवी को चांस देना स्टार्ट किया है, यही वजह है मार्को जिसे पहले 30 स्क्रीन मिले थे, एक हफ्ते के अंदर ये मूवी 500 से भी ज्यादा स्क्रीन होल्ड करती है एंड लोग इसे ढूंढ ढूंढ कर इसके शो बुक करवा रहे हैं। बाबू भैया, अब ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए अब किसी बड़े स्टार या डायरेक्टर की नहीं बल्कि पावरफुल कंटेंट की जरूरत है। इसके बाद हम इस चीज पर बात करेंगे मार्को ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसको इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। तो पहले बात करते हैं मार्को मूवी का आइडिया कैसे आया। तो 2019 में उन्नी मुकुंदन एंड डायरेक्टर हरि की एक फिल्म आती है मिखाइल, जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम ही मार्को होता है एंड ये फिल्म में गोल्ड स्मगलिंग पर बेस्ड होती है। देखो, मार्को मूवी की जान ही इसका एक्शन एंड ब्रूटलनेस है, जिसकी वजह से ये ऐसा कमाल कर पाती है। इस मूवी के कुछ सीन ऐसे भी हैं जिसे देखना मतलब बिना दर्द के दर्द फील करना, लाइक मारा वहाँ जाएगा और दर्द आपको होगा, लाइक 2 उंगली से एक औरत का जबड़ा फाड़ देना, छोटे बच्चों को सिलेंडर से कूट कूट कर उसकी चटनी बना देना, कुत्ते के जबड़े को 2 हाथ से फाड़ देना और उसकी आंख को गिरते हुए दिखाना। इसे देखते वक्त मेरे मुंह से उल्टी आते आते रह गई। मैं ये देख के हैरान हूँ सेंसर बोर्ड ने इसे अप्रूवल कैसे दे दिया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मैं कोई कोरियन मूवी देख रहा हूँ जो गुंडों को एक एक करके काट रहा है। वायलेंस तो किल, सलार और एनिमल में भी दिखाई गई थी, बट उनमें अगेन चिल्ड्रन, वुमेन, जानवर में नहीं दिखाई गई, बट मार्को में ये सब दिखाई गई। पहले सीन में ही कुत्ते का जबड़ा फाड़ दिया जाता है और छोटे बच्चे को सिलेंडर से कूट दिया जाता है और एक आंटी के जबड़े को 2 उंगली से फाड़ दिया जाता है। इनफैक्ट छोटे से पैदे हुए बच्चे को उल्टा लटका कर ले जाना। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को किसी भी इंडियन फिल्म में पहली बार देखने को मिलता है। इस तरह के ब्लड ड्रॉपिंग एंड एक्शन सीन के लिए मार्को के मेकर्स को 100 दिन की शूटिंग से 60 दिन इसके एक्शन को दिए गए थे। अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी होगी तो काफी सारे सीन मूवी के मेन कैरेक्टर के नजरिए से दिखाया जाता है। जिस तरह मूवी में मार्को गुंडों को काट रहा होता है तब ऐसा लगता है हम ही वो काम कर रहे हैं। फिल्म का वो हॉल वाला सीन जिसमें गुंडे आते रहते हैं और मार्को उन्हें मारता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता, जिसे देखने पर कमाल और बवाल लगता है। ऐसे आइकॉनिक सीन ही फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। इस फिल्म में चलो मार्को का कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर होता है, लेकिन इस फिल्म का असली प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ब्लाइंड विक्टर होता है, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। मार्को जो एक अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, जो विक्टर को सगा भाई मानता है, उसे हर बार फैमिली के बीच डिफेंड करता है, लेकिन विक्टर को उन्हीं के गैंग मेंबर एसिड में जलाकर मार देते हैं। मार्को का म्यूजिक आपको सुना सुना लग सकता है क्योंकि इसका म्यूजिक उसी इंसान ने कंपोज किया है जिसने KGF एंड सलार में BGM दिया था। मैं रवि बसनु जी की बात कर रहा हूँ। आपने एक चीज नोटिस किया, एनिमल, किल एंड मार्को में खून खच्चड़ के अलावा भी एक और चीज पर फोकस किया गया है, वो होता है इमोशन एंड फैमिली। और क्यों ये चीज किसी भी वायलेंट फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसमें भी थोड़ी बात करते हैं। एनिमल में भी दिखाया जाता है रणविजय शुरुआत में आज्ञाकारी बालक होता है, लेकिन जब उसकी बहन को कोई छेड़ता है तब वो सीधा AK-46 लेकर कॉलेज में घुस जाता है। उसके कजन एंड फैमिली से पंगा होना भी उसकी फैमिली एंड उसके पापा होते हैं, जिसमें जब गोली उसके पापा पर चलती है तब वो अपने असली अवतार में नजर आता है। किल मूवी के फर्स्ट हाफ में भी अपना हीरो गुंडों के हाथ पैर तोड़ रहा होता है, लेकिन वो साइकोपाथ तब बनता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाता है, इसलिए वो सेकंड हाफ में गुंडों को असली ब्रूटलनेस तरीके से मारता है। मार्को मूवी में भी यही रूटीन फॉलो किया गया है। मार्को सबका यमदूत तब बनता है जब उसके घर में घुस के उसके सारे परिवार को मार दिया जाता है। एनिमल, किल या मार्को, ये सारे कैरेक्टर अपनी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए ही इतना ज्यादा खून खच्चड़ मचा देते हैं एंड उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होता है, और इसलिए पब्लिक भी इस तरह की मूवी के थोड़ी वीक स्टोरी के बाद भी मूवी से कनेक्ट करने लग जाती है और उन्हें इन सभी लीड कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सही लगता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये सारे कैरेक्टर बदला लेने से पहले बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं एंड इसके बाद भी वो खड़े होकर विलन लोगों की ठुकाई करते हैं एंड इसी वजह से लोगों को इससे थ्रिल भी मिलता है। ये सब सिर्फ मूवी तक सीमित नहीं है, महाभारत जैसे जितनी भी लड़ाई हुई है कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड है। अगर आप इससे एग्री करते हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं। बाकी जय भोलेनाथ।